हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट बिंदु लेके आया हूँ जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं और इससे जुड़े हुए कई डाउट्स रहते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, फ्यूज़ तार है वो किस मिश्र धातु से बना हुआ है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका संगठन क्या है, इसका गलनांक क्या है, इसका प्रतिरोध क्या है। तो आज हम उन सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे और आपके लिए बड़ा ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक साबित हो सकता है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये मान्य है, मतलब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए जाते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जो आपको पता चल गया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत फ्यूज़ तार के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर, उसकी के बारे में आज का हमारा वीडियो होगा। तो कौन कौन से इसके जो है वो बिंदु है, विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहली जो बात निकल के आती है इसकी विशेषता, वो ये होती है कि विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक जो युक्ति है वो कौन है, वो फ्यूज़ होता है। हमारा जो सर्किट होता है या हमारा जो परिपथ होता है वो ओवरलोडिंग से या शॉर्ट सर्किट से कई बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उससे वो सुरक्षित रहे, हमारे उपकरण वगैरह जले नहीं, इसलिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं। तो एक सरल सा साधारण सा एक उपकरण मान लो, आप एक वायर मान लो पतला सा, जो हमारे सारे उपकरणों की क्या कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। तो एक क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है। दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरा बिंदु आप इसकी परिभाषा समझ सकते हो कि फ्यूज ऐसा तार का टुकड़ा होता है, रियल में क्या है, एक तार का ये क्या है, टुकड़ा है, जिसके पदार्थ का गलनांक यानी जिस पदार्थ से बना हुआ है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस ताप पर कोई वस्तु पिघलती है वो उसका गलनांक कहलाता है। तो गलनांक बहुत कम होता है, ये जानने वाली बात है कि इनका गलनांक फ्यूज तार का क्या होता है, कम होता है। कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे ही हीट बढ़ेगी, तो जैसे गलनांक बिंदु तक हीट बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पिघल के टूट जाएगा और हमारे उपकरणों को जलने से क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो इसका गलनांक कम होना चाहिए। जब परिपथ में अति भारण यानी जिसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब है जैसे हमारा कोई स्विच है और उसमें हमने कई सारे उपकरण एक साथ जोड़ रखे हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी। तो ये अभी क्या है, अति भारण यानी ओवरलोडिंग की स्थिति में है। तो आपका जो परिपथ है या सर्किट है वो जलने की स्थिति में हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए हमको फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। दूसरा होता है लघु पतन। लघु पतन यानी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया। जब फेज वाला और न्यूट्रल और फेज तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपने बेकार क्वालिटी का तार काम में लिया है, या ओवरलोडिंग हो गया है, या दोनों तार कहीं से टूटे हुए हैं। तो फेज और न्यूट्रल जब एकदम सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में धारा अचानक बढ़ जाती है और वो हमारे उपकरणों को जला सकती है। तो जब धारा का मान बढ़े तो उस धारा को झेलने के लिए आपका होता है फ्यूज, जो टूट जाता है और विद्युत धारा को आगे जाने से रोक लेता है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है, तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और इसके फलस्वरूप परिपथ आपका क्या हो जाता है, टूट जाता है, जो सर्किट होता है, और धारा प्रवाहित होने बंद हो जाती है, जिसके कारण परिपथ से जुड़े जितने भी उपकरण होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। इसी यही आप कहा है फ्यूज, इसकी परिभाषा। नेक्स्ट बिंदु के बारे में बात करें हम यहाँ, तो वो है आपका कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि फ्यूज़ को किस तार के साथ अटैच किया जाता है। तो फ्यूज़ जो तार है वो सदैव हमेशा विद्युन्मन का मतलब है फेज वाला तार, जिसको जिंदा तार या धनात्मक तार कहते हैं, जिस पर जो लाल रंग का जो कवर चढ़ा होता है, लाल रंग की जो प्लास्टिक जो कोटिंग की जाती है, वो विद्युन में जिंदा तार, धनात्मक तार यानी जिसको फेज तार कहा जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। इसको जो न्यूट्रल होता है उसके साथ इसको नहीं जोड़ा जाता है, या जो अर्थिंग होता है उसके साथ नहीं जोड़ा जाता है, इसको फेज के साथ जोड़ा जाता है। इम्पोर्टेंट बात थी। नेक्स्ट, अच्छे फ्यूज जो तार होते हैं वो टिन का बना होता है। टिन यानी एसएन जिसका प्रतीक होता है, उसका बना होता है, बेस्ट क्वालिटी का इसी का माना जाता है। लेकिन मिश्र धातु का भी आपका वायर चलता है, वो है, और ये संगठन आ जाएगा आपका किस किस से बना होता है।
तो सस्ता जो फ्यूज़ तार होता है वो सीसा यानी लेड जिसका प्रतीक होता है पीबी जिसको रंगा भी कहते हैं एवं टिन एसएन के मिश्र धातु का बना होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि आपका फ्यूज़ तार किसका बना होता है, तो आप सीसा और टिन यहाँ लिख सकते हो। मिश्र धातु ये मोस्टली पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट ये लाइन है आपकी। अगला है फ्यूज़ तार की मोटाई और लंबाई, मतलब फ्यूज़ तार कितना मोटा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है परिपथ में अधिकाधिक स्वीकृत धारा की मात्रा पर, कि उसमें कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। उसके आधार पर ही आपका वो वायर मोटा और लंबा बनाया जाता है। हमारे घरों में दो प्रकार का जो है सर्किट होता है, एक तो 15 एम्पियर का होता है और एक 5 एम्पियर का होता है। तो 15 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज़ तार मोटा होता है, उसकी क्षमता 15 एम्पियर की होती है, यानी 15 एम्पियर तक की धारा को सह लेता है। जैसे ही 15 एम्पियर से धारा ज़्यादा जाती है वो टूट जाता है। 5 एम्पियर के परिपथ का फ्यूज़ तार पतला होता है और उसकी क्षमता होती है 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर से ज़्यादा धारा होती है वो टूट जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात थी आपकी। नेक्स्ट बात करें तो फ्यूज़ तार हमेशा आपको उचित रेटिंग का लगाना चाहिए, बेकार क्वालिटी का आप तार लगा के अपने उपकरणों का नुकसान कर सकते हो। वर्तमान में आजकल फ्यूज़ तार के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम क्या कहते हैं एमसीबी कहते हैं का उपयोग किए जाने लगा है। काफ़ी ये चीज़ पॉपुलर हो गई है वर्तमान में, लेकिन दोनों का जो काम है वो सेम ही है। नेक्स्ट बात करें, इससे विद्युत परिपथ को जलने से बचाने के लिए विद्युत मीटर जो हमारा मीटर होता है तथा उपभोक्ता परिपथ के पूर्व जोड़ा जाता है, यानी इसको मोस्टली मीटर तथा उपभोक्ता परिपथ से पूर्व जोड़ा जाता है और इसमें 5 या 10 एम्पियर तक की धारा प्रवाहित हो जाती है। परिपथ में प्रवाहित धारा की मात्रा अधिक होने पर फ्यूज़ तार का ताप गलनांक बिंदु तक पहुंच जाता है जिससे वो पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। इस प्रकार ये वर्क करता है, काम करता है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें यहाँ, तो मुख्य जो फ्यूज़ होता है वो विद्युत परिपथ में मीटर के बाद लगाया जाता है। जो हमारा मीटर लगा होता है तो फ्यूज़ हमेशा ही उसके बाद लगाया जाता है, उससे पहले का इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। नेक्स्ट बात करें तो फ्यूज़ हेतु प्रयुक्त पदार्थ के कुछ आवश्यक गुण, यानी जिस तार को हम फ्यूज़ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या गुण होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसका गलनांक निश्चित या कम होना चाहिए, गलनांक या तो फिक्स होना चाहिए या कम होना चाहिए ताकि ये समय पर टूट सके। दूसरा, पिघलने पर संपूर्ण पदार्थ वाष्पित हो जाना चाहिए, जब ये पिघले टूटे तो पूरा पदार्थ वेपराइज होना चाहिए, वाष्पित हो जाना चाहिए। कार्यकारी ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, कार्यकारी जिस टेम्परेचर पर वो काम कर रहा है उस पर वो टूटना नहीं चाहिए, वरना बार बार हमें उसको बांधना पड़ेगा। तार की तन्यता अधिक होनी चाहिए, यानी वो एकदम तन्य होना चाहिए, आराम से मुड़ने वाला होना चाहिए। चालकता उच्च होनी चाहिए, उसकी चालकता अच्छी होनी चाहिए, वो किसी प्रकार का उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। साथ में ध्यान रखें टिन और जो आपका शीशा है वो तो इसमें मिश्र धातु के रूप में काम आता है। इसके अलावा और भी कई धातुएं इसमें यूज़ होती है। आपका फ्यूज़ बनाने में टिन है, शीशा है, जस्ता यानी जिंक है, तांबा है, एल्यूमिनियम आदि पदार्थ के भी फ्यूज़ बनाए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली शीशा और टिन वाला ही है। फ्यूज़ तार का प्रतिरोध ये इम्पोर्टेंट बिंदु है आपका, जो ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फ्यूज़ तार का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, फ्यूज़ तार का प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, फ्यूज़ तार का प्रतिरोध तो होता है ज़्यादा और गलनांक होता है कम, ताकि जूल के तापन नियम के आधार पर ये कार्य कर सके। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जूल का तापन नियम जो होता है H=I²RT, ये जूल का तापन नियम है। ये हीट है, ये धारा है, ये प्रतिरोध है, ये समय है। तो यहाँ जो हीट है H वो समानुपाती है किसके, R के, यानी आप कह सकते हो H समानुपाती R। तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी और वो आपका ईजिली पिघल के जो टूट जाएगा। अगर आपका प्रतिरोध कम है तो हीट ज़्यादा पैदा नहीं होगी और हीट पैदा नहीं होगा तो वो तार पिघलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूज़ तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, क्योंकि जो हीट है
उस माँ वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी और वो पिघल के टूट जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि फ्यूज़ जो तार होता है आपका, वो किस प्रभाव पर या किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्यूज़ तार विद्युत धारा के उसमें यानी तापीय प्रभाव पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पर ये काम करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात और है हमारी, वो है फ्यूज को परिपथ में हमेशा ही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको जोड़ा जाता है सीरीज क्रम में यानी श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम जो इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार। तो यहाँ इसको मान लो फ्यूज़ लगा दिया हमने, तो ये श्रेणी क्रम हो गया। तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो आगे के जो ये आपके उपकरण है वो जलेंगे नहीं, सुरक्षित रह जाएंगे। और इसी के कारण यह आपका निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध पर काम करता है। बात करें संगठन की, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, तो वो होता है 37% होता है लेड यानी शीशा और 63% होता है टिन SN। तो ये था फ्यूज़ के बारे में जानकारी। धन्यवाद।